सराउंडिंग से आप फ्रेश एयर को एक्सट्रैक्ट करते हो। कंप्रेसर क्या करता है कंबशन चेंबर के अंदर। अब कंप्रेसर का मेन पर्पस क्या होता है कि वो जो आपकी जो एयर आपने जो कंप्रेस करी मतलब एनवायरनमेंट से उठाई है ना, उसको हाई प्रेशर पे ले आना। तो पॉइंट टू पे जब एयर निकलेगी कंप्रेस होके तो वो हाई प्रेशर पर होगी। अब पॉइंट टू से निकलने के बाद ये कंबशन चेंबर में जाएगी। अब कंबशन चेंबर में क्या होगा कि मैं बाहर से कोई फ्यूल्स लाऊंगा और यहाँ से हॉट एयर है, तो फ्यूल्स और हॉट एयर दोनों आपस में मिलेंगे तो वो इग्नाइट होंगे, जलना शुरू होंगे। तो वो जैसे ही जलेंगे तो उससे कार्बन हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होंगे। हमने पढ़ा है ना कि जब कभी भी हम फ्यूल आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे पेट्रोल है, कोल है, जब कभी भी हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, एयर में लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब कभी भी हम फ्यूल को एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो अब वो जो एग्जॉस्ट गैसेस यूज़ हो रही हैं वो टरबाइन के ब्लेड्स को आगे हिट करेंगी। हमने क्या करा है, टरबाइन और कंप्रेसर को ना सेम शाफ्ट पे माउंट किया हुआ है। तो टरबाइन जब रोटेट करेगा ना तो वो कंप्रेसर को भी रोटेट कराएगा। और जो रिमेनिंग एग्जॉस्ट होगा ना, अब देखो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस होगी, पहले तो क्या करेगा टरबाइन कंप्रेसर को रोटेट कराएगा जब टरबाइन में एक्सपेंशन होगी। और जो कुछ पार्ट होगा ना एग्जॉस्ट गैसेस का, वो नोजल से निकल जाएगा। वो नोजल हमने लगाई होगी टरबाइन के बिल्कुल बाहर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास वो सराउंडिंग के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस को रिलीज करेगा। तो उससे आपको एक जैसा बैलून की बात करी थी ना कि वहाँ से हवा निकाली, तो वो पीछे की तरफ गया। तो इस तरीके से होगा कि आपने टरबाइन से जो भी एग्जॉस्ट आ रहा है उसको एक नोजल से, अब नोजल से जब हम पास करेंगे तो आपका जो भी एग्जॉस्ट होगा ना वो हाई वेलोसिटी पर आ जाएगा। तो जब वो हाई वेलोसिटी से सराउंडिंग में जाके इजेक्ट होगा तो आपके पास उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और आपका एयरक्राफ्ट ना मूव करना शुरू कर जाएगा। ये बात क्लियर है, समझ आती है जो बात मैंने बताई है? ये बात समझ आती है जो मैंने अभी बताई है सारी? बाकी सबको क्लियर है? अगर किसी को समझ नहीं है तो मुझसे वो पूछ ले, मैं बता देता हूँ आपसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये टीएस डायग्राम है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कंप्रेसर में ना आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होती है। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एंट्रोपी है ना वो सेम रहेगी। अब कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब सपोज करो कि आप फ्रेश एयर को कहीं से उठा रहे हो सराउंडिंग में, तो उसका भी तो टेम्परेचर होगा। तो जब भी वन जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं है, वन थोड़ा सा ऊपर है, वन से टू आपने कंप्रेस करा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टू से थ्री कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है, मतलब कंबशन चेंबर के अंदर हम क्या करते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं। तो टू से थ्री आप देख सकते हो कि टेम्परेचर वेरी करेगा। थ्री से लेके फोर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होती है, और फोर से लेके वन आपके पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है, थ्री से फोर। और फोर टू वन आपके पास कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैस टरबाइन साइकिल के बारे में बताया हुआ है। प्रोपल्जन के लिए सबसे पहले हमने कंप्रेसर लगाया हुआ है, कंप्रेसर के बाद कंबशन चेंबर है, कंबशन चेंबर के बाद गैस टरबाइन है। अब जो मैं आपको बात बता रहा था, ये गैस टरबाइन के बाद आगे आपके पास नोजल लगी होगी। नोजल क्या करेगी कि गैस टरबाइन में से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी वो नोजल में से पास करेगी। अब नोजल क्या करेगा, उन एग्जॉस्ट गैसेस का प्रेशर कम करेगा और वेलोसिटी उन एग्जॉस्ट गैसेस की बढ़ा देगा। तो अब ये नोजल की जो एग्जॉस्ट से जो वेलोसिटी निकलेगी वो हाई वेलोसिटी सराउंडिंग में जाएगी। तो उसकी वजह से अब देखो ना, जितना तेज़ी से बैलून में से मैं हवा निकालूंगा उतना तेज़ी से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके गिरेगा। तो इसी जितनी तेज़ी से मैं फाइव मतलब इसकी 400-500 मीटर पर सेकंड से हम इंजेक्ट करते हैं सराउंडिंग के अंदर एयर को, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो थ्रस्ट होगा वो भी कितना ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो गैस टरबाइन की हम साइकिल पढ़ने जा रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे जो गैस टरबाइन का जो इंजन होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है टर्बो फैन, एक होता है टर्बो जेट, और एक होता है टर्बो प्रॉप। अच्छा, टर्बो जेट जो होता है, टर्बो जेट आपके पास वो इंजन होता है
जैसे आपके JF-17 थंडर है, मतलब आपके पास वो एयरक्राफ्ट जिनका मैक नंबर 1 से ज़्यादा अचीव हो रहा हो, तो वो या मैक नंबर 1 से ज़्यादा पे वो फ्लाई कर रहे हो, उनको हम कहते हैं टर्बो जेट। ठीक है, टर्बो फैन और टर्बो प्रैप आपके पास वो इंजन होते हैं जो हाई सब सोनिक फ्लो को अचीव करते हैं, मतलब वो सोनिक कंडीशन पे नहीं आ सकते, मतलब उनका मैक नंबर कभी भी 1 नहीं होगा, उनका मैक नंबर या तो 0.7 होगा या 0.8 होगा। तो वो एयरक्राफ्ट जो 0.7 0.8 मतलब सोनिक कंडीशन से नीचे नीचे होंगे, जिनका मैक नंबर 1 से छोटा छोटा आपके पास मैक नंबर होगा, तो वो जो एयरक्राफ्ट होंगे वो उनको हम कहेंगे टर्बोफैन और टर्बोप्रॉप। और हमारा जो मेन मोटिव है पढ़ने का, वो दो एयरक्राफ्ट पढ़ने हैं, एक हो टर्बो जेट और एक है टर्बोफैन। क्लियर है बात यहाँ तक? बाकी भी सब बता दो यार, फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल से समझाऊंगा सब चीज़। हाँ हाँ, मैं सिर्फ ना एक थोड़ा सा, भाई अली साजिद और ये शामिर तुम लोग भी बता दो। क्लियर है सब? हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। ठीक है, सही, आगे बढ़ते हैं अब। न्यूमेरिकल से ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैं अभी आपको वो समझाऊंगा ना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे जो कोर्स में दो पार्ट हैं, एक है टर्बो जेट और एक है टर्बो फैन। ठीक है, अब पहले हम टर्बो जेट पढ़ते हैं, जब टर्बो फैन पढ़ाऊंगा ना मैं, तो ये डिफ्यूज़र का मेन पर्पस क्या होता है, ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो बताता हूँ कि। अच्छा, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ। पहले आपकी जो नॉर्मल साइकिल थी, उसकी तीन कंपोनेंट हैं, चार कंपोनेंट समझ लो आप। पहला कंपोनेंट आपके पास है कंप्रेसर। कंप्रेसर में आप सराउंडिंग में से एयर को एग्जैक्ट करोगे और हाई प्रेशर पे ले आओगे। कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है एट द एक्सपेंस ऑफ वेलोसिटी। अब वो जो हाईली कंप्रेस एयर कंबशन चेंबर में जाएगी, कंबशन चेंबर से वो टरबाइन में जाएगी, टरबाइन से जो कुछ, अब टरबाइन से हमें वर्क डन मिलता है, तो कुछ पार्ट वर्क डन को हम यूटिलाइज करेंगे कंप्रेसर को मूव कराने के लिए, और कुछ पार्ट हम वर्क डन को नोजल के अंदर एक्सपेंड कराएंगे ताकि नोजल में से जेट निकले, सराउंडिंग में जाए और हमें थ्रस्ट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे तीन कंपोनेंट थे, जैसे मैंने आपको बताया तीन चार कंपोनेंट थे। अब हम इससे पहले लगा देते हैं डिफ्यूज़र। अच्छा, डिफ्यूज़र एक आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रेशर को बढ़ाता है और वेलोसिटी को कम करता है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अब अगर मुझे एयर को कंप्रेस कराना है डायरेक्ट कंप्रेसर से अगर मैं कराऊंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कंप्रेसर पे। अब मैंने डिफ्यूज़र लगाया, अब डिफ्यूज़र वही काम करेगा कि सराउंडिंग से एयर को लेगा, उसका प्रेशर बढ़ाएगा। लेकिन जब वो कंप्रेसर में भेजेगा ना, तो जब कंप्रेसर में जब भेज रहा होगा, तो पहले ही डिफ्यूज़र एयर की प्रेशर को बढ़ा चुका होगा, तो कंप्रेसर में जाके वो प्रेशर और बढ़ेगा, लेकिन कंप्रेसर को अब जो है वो इतना ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो कंप्रेसर को कम वर्क करने के लिए हम कंप्रेसर से आगे डिफ्यूज़र लगा देते हैं, तो डिफ्यूज़र भी प्रेशर बढ़ाता है और कंप्रेसर भी प्रेशर बढ़ाता है। सही है? अब अगर हम बात करें, तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे डिफ्यूज़र दिखाए हुए हैं, ये कंप्रेसर है, कंबशन चेम्बर है, टरबाइन है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वही नॉर्मल आपको बताएगी कि जैसे वो मैंने अभी आपको बताई थी कि कंप्रेसर था, कंप्रेसर में से एयर सक करी, कंप्रेसर से निकली एयर कंबशन चैम्बर में गई, कंबशन चैम्बर से टरबाइन में गई। अब कब कब कंप्रेसर और टरबाइन एक ही शाफ्ट पर आ रहे हैं, तो टरबाइन रोटेट करेगा, तो शाफ्ट रोटेट करेगी, तो शाफ्ट रोटेट करने की वजह से कंप्रेसर भी मूव करेगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट हमने टरबाइन में से का जो वर्क डन था उससे कंप्रेसर चलाया, और कुछ पार्ट को हमने नोजल में एक्सपेंड करा ताकि हमें एग्जॉस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में चले जाएं, और हमें हाई वेलोसिटी, जब हाई वेलोसिटी से एग्जॉस्ट को डिस्चार्ज करेंगे सराउंडिंग में, तो हाई थ्रस्ट हमें मिल सके। ठीक है। अच्छा, ये टीएस डायग्राम को छोड़ दो फिलहाल, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो थ्रस्ट का फॉर्मूला है ना, अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं। मैं इसको, ये दो इक्वेशंस लिखी हैं हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे सी ए लिखा हुआ है पहला पैरामीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए। सी ए आपको ये बात बता रहा है कि आपका जो
एयरक्राफ्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सी ए उसको बता रहा है, और पी ए आपको वो ये बात बता रहा है कि आपका जो इनलेट प्रेशर है एयरक्राफ्ट का, मतलब डिफ्यूज़र या कंप्रेसर में जो प्रेशर इनलेट हो रहा है वो प्रेशर कितना है। और यहाँ पे जे और सी जे क्या बता रहा है, जे सी जे सी, अच्छा सी का मतलब यहाँ पे स्पीड है, सी ए का मतलब स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, और सी जे का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ जेट। मतलब आप नोजल में से जो एग्जॉस्ट गैसेस को क्या क्या कह सकते हैं सराउंडिंग में आप रिलीज करा रहे हो ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है ना उसको हम सी जे कह रहे हैं। और जो प्रेशर होगा नोजल के बाद, मतलब नोजल से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकलनी है उसका जो प्रेशर है हमने उसको पीजे कहा है। और एम्बियंट प्रेशर जो है सराउंडिंग का जो प्रेशर है जो कि कंप्रेसर में इन होगा उसको हमने पीए कहा है। और सी ए आपके पास वो वेलोसिटी है जिससे आपका जो एयरक्राफ्ट है वो मूव कर रहा है। अब हमारे पास अगर आपको कोई बोलता है कि थ्रस्ट बताओ, थ्रस्ट का मतलब क्या होगा कि आप एयरक्राफ्ट को पुल करा रहे हो ताकि वो टेक ऑफ करे, आगे की तरफ धक्का दे रहे हो, इस तरीके से समझा सकते हो थ्रस्ट को, ये कह सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन लिखी है। तो थ्रस्ट के लिए पहली इक्वेशन है कि एफ इज इक्वल टू एम सी जे माइनस का सी ए। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं जब यूज़ करूँगा जब आपके पास आपका जो नोज़ल में से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है ना वो निकल रही हों। एग्जॉस्ट गैसेस का जो प्रेशर होगा अगर वो सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर आ जाए, मतलब एग्जॉस्ट गैसेस से नोज़ल में से एग्जॉस्ट गैसेस निकलनी है तो इनको कुछ ना कुछ प्रेशर भी तो होगा। अगर वो सराउंडिंग के प्रेशर के बाहर आ जाए, मतलब जैसे इस यहाँ पे मेरा एरो देख रहे हो ना, ये नोजल है सपोज करो जहाँ पे भी मेरा एरो है, और अभी यहाँ पे जहाँ पे मैंने रखा है ये सराउंडिंग है। तो नोजल से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकली है उनका प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर अगर बराबर आएगा तो आप थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, एफ इज इक्वल टू एम सी जे माइनस का सी ए। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर गाने आपका कैसे कर रहे हैं? नोज़ल का जो लेकिन अगर आपका जो नोज़ल का जो प्रेशर है, अगर आप सराउंडिंग में एग्जॉस्ट गैसेस को रिलीज़ कर रहे हो और सराउंडिंग के टेम्परेचर से नोज़ल की जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उनका प्रेशर अगर ज़्यादा है, मतलब सराउंडिंग का प्रेशर कम है और एग्जॉस्ट गैसेस जो नोज़ल से निकल रही है उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अब आप यहाँ पे थ्रस्ट के लिए फार्मूला क्या यूज़ करोगे, एफ इज इक्वल टू एम सी जे माइनस का सी ए प्लस एरिया, ए जे का मतलब क्या है, एरिया ऑफ जेट, मतलब उस नोजल में से जो जेट निकल रहा है उसका एरिया, और पी जे मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस का जो प्रेशर है उसको हमने पी जे कहा है, और पी ए क्या है आपका एम्बिएंट प्रेशर है। तो अगर तो आपका नोजल में से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलनी है अगर तो वो एम्बिएंट प्रेशर मतलब सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा है तो आप फिर नीचे वाले थ्रस्ट का फार्मूला यूज़ करोगे, और इन केस अगर बराबर है तो थ्रस्ट का फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करोगे। ये क्लियर है बात? यार एक दफा काइंडली क्विक रिवीजन दे देना जरा प्लीज। अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना तो न्यूमेरिकल में देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा। इसमें स्पेसिफिक कोई बताया नहीं है मैंने बात पे, और टर्बोफैन 10 किलोमीटर की हाइट तक की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रोपल्जन एफिशिएंसी क्या होती है। अब आपने जब प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है कि आप आपका जो जहाज़ है वो कितना प्रोपेल हुआ, कितना आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो प्रोपल्जन एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एम सी ए सी जे माइनस का सी ए। ठीक है, अच्छा एम जो है वो मास फ्लो रेट है एयर का, सी ए जो है वो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है। अच्छा सी जे आपके पास वो वेलोसिटी है जो जेट से निकल रही है, मतलब नोजल से जो वेलोसिटी निकल रही है ना उसकी वेलोसिटी को हमने कहा है सी जे, और सी ए आपके पास जो है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है। अच्छा नीचे आपके पास हाफ एम। अच्छा अब हो क्या रहा है, हमारा जो मेन मोटिव ये था कि काइनेटिक एनर्जी से हम लोग थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे थे ना, ताकि आपका जो इंजन है वो प्रोपेल हो आगे चले। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ये यूजफुल वर्डन है और नीचे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कराया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऐसे है ना कि आपने नोजल में से आप इनपुट दे रहे हो और थ्रस्ट आपका प्रोड्यूस कर रहा है नोजल के एग्जिट के बाहर, तो वो आपको एक तरीके से वर्क डन हो गया। तो इन दोनों को हमने डिवाइड करा दिया, तो ये आपके पास प्रोपल्जन एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये क्लियर बात?
अच्छा अगर हम लोग अच्छा मैं आपको ये भी देता हूँ कि प्रोपल्जन का मतलब है क्या है। तो थ्रस्ट का तो मतलब सबको पता है कि पुश करता है। एक ऐसी फोर्स होती है जो एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ पुश करती है ताकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के टाइम में मदद करे। ठीक है। तो अगर हम प्रोपल्जन की डेफिनेशन देखें तो प्रोपल्जन किसे कहेंगे? प्रोपल्जन इज द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग समथिंग फॉरवर्ड इन द कॉन्टेक्ट ऑफ। ठीक है। तो प्रोपल्जन और थ्रस्ट का मतलब तकरीबन एक ही है, एक ही सिनेरियो में आता है। तो प्रोपल्जन का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज़ को आगे की तरफ पुश करना। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जेट इंजन का, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सही है, आगे बढ़ूँ मैं? अब ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, या फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट टर्बो जेट से स्टार्ट करेंगे हम? हाँ पर देखेंगे टर्बोजेट और टर्बो फैन के न्यूमेरिकल है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना स्टार्ट करता है। स्टार्ट करो। ठीक है। अच्छा अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है कि ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अभी हम लोग वो उसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेसिकली ना, जेट इंजन का, टर्बो जेट का। अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक थ्रस्ट। अब स्पेसिफिक, अब थ्रस्ट का आपको पता चल गया कि थ्रस्ट क्या होता है, फार्मूला भी पीछे दिखाया था। स्पेसिफिक थ्रस्ट का मतलब क्या होगा कि आपका जो भी थ्रस्ट है ना, आप उसको मास फ्लो रेट से डिवाइड करा दो। अगर आपने थ्रस्ट को मास फ्लो रेट से डिवाइड करा दिया तो वो आपका क्या बनेगा, स्पेसिफिक थ्रस्ट का है। तो हमें बताना है कि स्पेसिफिक थ्रस्ट क्या होता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, एसएफसी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि आपका इंजन कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर होगी, एनर्जी कितना फ्यूल इंजन को चाहिए होगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। आगे लिखा हुआ है टर्बोजेट इंजन है हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट परफॉर्मेंस एट द डिज़ाइन पॉइंट एट विच द क्रूज स्पीड। अच्छा क्रूज स्पीड का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपका जहाज़ 5,000 10,000 मीटर पे चल रहा है, तो उस कंडीशन पे जो जहाज़ की जो कंडीशन होती है वो क्रूज़ कंडीशन कहलाती है। तो आपका जो जहाज़ है वो क्रूज़ कंडीशन पर है। अच्छा वहाँ पे मैं, अच्छा 10,000 मीटर पे आपका जहाज़ चल रहा है, मतलब 10 किलोमीटर पे चल रहा है। तो यहाँ पे उसका जो मार्क नंबर दिए हुए, अब एयरक्राफ्ट चल रहा है हवा में, तो हवा का मार्क नंबर 0.8 है, एयरक्राफ्ट का मार्क नंबर नहीं है। हवा में एयरक्राफ्ट चल रहा है, ये जो मार्क नंबर है ये एयरक्राफ्ट का नहीं है, ये हवा का मार्क नंबर है। और ये जो हाइट है ये भी हवा की है, मतलब वो उसकी बता रहा है कि एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो मार्क नंबर है वो एयर। अब इन्होंने पहले बताया कि कंप्रेसर प्रेशर रेशियो है 8। कंप्रेसर प्रेशर रेशियो का मतलब क्या है, अभी हम देख लेते हैं। टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर है 1200 केल्विन। अच्छा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी थी कंप्रेसर की, टरबाइन की, इनटेक की। अब ये इनटेक क्या है इसको भी हम देखते हैं। ऑफ प्रोपेलिंग नोजल, प्रोपेलिंग नोजल मतलब नोजल लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा मैकेनिकल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बतानी है, मतलब इसकी एफिशिएंसी दी है। अब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ये क्या होता है। कंबशन एफिशिएंसी ये भी बताना है ये क्या होती है, और ये कंबशन प्रेशर लॉसेज है ये क्या है ये बताना है। सबसे पहले हमें निकालना है स्पेसिफिक थ्रस्ट, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। अब आपके पास एक टेबल होगा, आई एस ए टेबल,
पेपर में प्रोवाइड करेंगे या तो वैल्यू बता देंगे। तो आप ISA टेबल पे गए, आपने देखा कि आपकी जो हाइट है वो 10,000 मीटर है। तो उस पर आपने ये जो PA है ना, PA का मतलब क्या है कि जो सराउंडिंग में जो भी एयर है ना उसका प्रेशर कितना है, 0.2650 बार। सराउंडिंग में जो एयर है उसका टेम्परेचर है 223.3 केल्विन, और जो सराउंडिंग में जो एयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो है 299.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सब। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हो क्या रहा है, अच्छा यहाँ पे ये जो इनटेक की बात करी हुई है ना, इनटेक की बात, इनटेक का मतलब ये है, डिफ्यूज़र बोलो ये इनटेक का हो, अगर आप बोलो डिफ्यूज़र या आप कहो इनटेक, तो इन दोनों का मतलब सेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना इसकी स्कीमेटिक पेंट पे बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए ये बेसिकली बोला हुआ क्या है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे थोड़ा सा, ये देखो, ये आपके पास डिफ्यूज़र है, सही है, ये आपके पास डिफ्यूज़र है। अच्छा, डिफ्यूज़र से आपके पास है कंप्रेसर, क्या है, ये कंप्रेसर है। अच्छा, कंप्रेसर के बाद आपके पास क्या है, कंप्रेसर के बाद आपके पास है कंबशन चेम्बर, ठीक है, ये कंबशन चेम्बर है। कंबशन चेम्बर के बाद आपके पास क्या है, कंबशन चेम्बर के बाद आपके पास है टरबाइन, जो निकली है वो मत लिएगा, अगर आपको ठीक है तो नहीं लीजिएगा। अच्छा, टरबाइन के बाद आपके पास क्या है, ये आपके पास है नोजल, ठीक है। अब ये नोजल है, सही है। हमें जो बेसिकली मार्क नंबर दिया हुआ था, अभी सराउंडिंग में है एयर, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ सराउंडिंग में एयर, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर आ गया ISA टेबल से, ठीक है। सराउंडिंग में जो एयर था 10,000 मीटर, उस पर आपने प्रेशर निकाला PA TA और उसकी वेलोसिटी आपको गिवन थी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये A पॉइंट है, सही है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये .1 होगा, ये पॉइंट होगा .2, ये पॉइंट होगा .3, ये पॉइंट होगा .4, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, .5। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने इनटेक का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़र। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सराउंडिंग में जो एयर चल रही है उसका प्रेशर PA था, TA था, और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। अब ये क्या होगा, डिफ्यूज़र में N होगा। अब देखो, डिफ्यूज़र में N होगा, पहले आपने ये रिलेशन तो सारे देखे होंगे, ये T01 बराबर है TA प्लस C²/2CP। अब ये रिलेशन आया कैसे, अब यहाँ पे देखो गौर से, रियल कंडीशन के अंदर जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है ना, जैसे मैंने पेंट में डायग्राम बनाई हुई है कि रियल कंडीशन में जब जब कभी भी कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी ना काइनेटिक एनर्जी कभी भी हम निगलेक्ट नहीं करते। अब जब फ्लूइड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के आएगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होगी। तो उसकी बिहाफ के ऊपर मतलब काइनेटिक एनर्जी वैसे तो डिक्रीज होगी क्योंकि ये डिफ्यूज़र में जाएगा, डिफ्यूज़र प्रेशर बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे .1 है। तो हम लोग, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पर अगर कहीं पे लिखा हुआ है T01, तो आप ये सोच सकते थे कि मैं यहाँ पे T1 लिखता। मैंने T1 इस वजह से नहीं लिखा, यहाँ पे T01 की जगह यहाँ पे 0 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने 0 इस वजह से लिखा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की चेंज को या काइनेटिक एनर्जी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दोगे तो उस कंडीशन में आपका जो भी स्टेग्नेशन टेम्परेचर आएगा वो TA के बराबर आएगा। अगर अगर यहाँ पे मैं CA को 0 कर दूँ सपोज, तो होगा क्या कि T01 TA के बराबर आ जाएगा। लेकिन रियल केस के अंदर हम वेलोसिटी को कभी भी 0 नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो भी टेम्परेचर यूज़ होगा वो हमेशा स्टैग्नेशन टेम्परेचर यूज़ होगा, स्टैटिक कभी भी यूज़ नहीं होगा। अगर स्टैटिक टेम्परेचर होता तो T1 होता, अब हम स्टैग्नेशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वो T01 है। अब अगर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं तो यहाँ पे A से लेके 1 तक के हमें 1 का टेम्परेचर अगर निकालना है तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली इसको रिलेशन लगाया, T01 बराबर था TA प्लस CA² अपॉन 2CP। अच्छा, TA की वैल्यू 233.3 केल्विन गिवन थी,
अच्छा, सी ए की जो वैल्यू थी, अब सी ए जो है वो आपके पास वो 299.5 था, 299.5 का स्क्वायर किया। अब आपने इसको, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको ना अपनी कॉपी वाला काम दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल प्योर स्टेप बाय स्टेप हुआ हुआ है, तो आप लोगों को समझने में ईजी हो जाएगा। एक बार ऐसे ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, तो पी नॉट थ्री अपॉन पी नॉट फोर बराबर हो जाएगा टी नॉट थ्री अपॉन। अब क्योंकि हम जब थ्री से पॉइंट फोर पे एक्सपेंड करेंगे वो आइडियल होगा, रियल, क्योंकि अगर मैं टी नॉट फोर डाल दूंगा तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि ये इक्वेशन वैलिड ही सिर्फ और सिर्फ आइसेंट्रोपिक रिलेशन के लिए। अगर मैं टी नॉट फोर यहाँ पे डाल दूंगा ना तो वो एक्चुअल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। अच्छा, पी नॉट थ्री आपको गिवन था, आपने निकाल लिया था, पी नॉट फोर आपको निकालना है, टी नॉट थ्री 1200 था और टी नॉट फोर डैश आप निकाल चुके हो। अब रिमेंबर यहाँ पे गैमा की जगह 1.33 आएगा, क्योंकि थ्री से फोर एक्सपेंशन हो रही है, और एक्सपेंशन कौन करा रही है, एग्जॉस्ट गैसेस करा रही है। तो आपके पास पी नॉट फोर कितना हो जाएगा, 1.262 बार्स। आराम से सुकून से देखो, यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे तकरीबन हो गया। यार एक पिछले पेज पे जो T02 निकाला था ना, वो आइडियली वाला जो सीन था, वो जरा रिपीट कर देना।